नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 2026 में आपका जो परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा आयोजित होने वाली है। हिंदी विषय के अंतर्गत आपका जो इकाई 10 है, इकाई 10 में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएँ, लोकगीत ये सारा जो सामग्री है, पाठ्य सामग्री यहाँ पर जो दी हुई है, ये आपसे पूछी जाएगी। और आप भली-भांति जानते हैं कि 2022 में जो आपकी परीक्षा हुई थी, 2024 में आपकी जो परीक्षा हुई थी, इनसे करीब-करीब आपके 15-15 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दोनों जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें 30 प्रश्न आपके पूछे गए थे, जिसका हल हमने कर लिया है, हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आप देखिए, 2 चीज़ें हैं। हमने पहले भी 2024 की तैयारी के लिए हमने इस इकाई को हल किया था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि समय के साथ-साथ और परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में जैसे प्रश्नों का स्वरूप आया था, हमको भी अपना जो पाठ्य सामग्री है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, तो हमने अपडेट किया है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँगी कि हमने जो अपडेट किया है, जो हमने कार्य इसमें नवीनतम स्वरूप लाया हुआ है, वो हमने उसका संदर्भ किस पुस्तक से या किस संदर्भों से लिया हुआ है। और आपको ये भी बताएँगे कि आप खुद स्वयं कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी की भी जो कहना चाहिए एक प्रकार से सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम मालवा की बात करेंगे और वैसा ही स्वरूप आपका निमाड़, बुंदेलखंड और बघेली में होगा। ठीक है, चलिए पहले आपको मैं मालवा का बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मालवा से प्रश्न कैसे-कैसे पूछे गए थे। पूछे गए थे आपसे कि जो मालवा है, मालवा की लोक कथा ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न आपका मालवा से बना था। एक प्रश्न आप ये मैं 2000 आपकी 22 की बात कर रही हूँ, 2022 में जो प्रश्न आया था उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? और आपका मालवा से क्या प्रश्न बना था? मालवा से आपका ये भी प्रश्न बना था कि जो ये मैं आपको बता रही हूँ लोक नाट्य से कि लोक नाट्य कौन से थे। और मालवा से कौन सा प्रश्न बना था? मैंने ये जो मेरी पीडीएफ है 2022 की, ये मैंने कई बार आपको अभी हल भी करवा दिया है और इसी में मैंने इसमें लिख दिया है कि किस क्षेत्र से कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो मालवा से आपका और जो प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका कि कुछ एक विशेष व्यक्तित्व जैसे कि कवि थे, उनके बारे में पूछा गया था। आपको कवि रामाजी रैया रेल जाती रही, ये दी गई थी। और चूँकि अभी मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, प्रश्न मुझे याद है, तो मैं आपको बता रही हूँ और उससे आपको ये पूछा गया था कि किसकी रचना है? ये आपसे 2022 से पूछा गया था। ये भी मालवा से संबंधित था। ठीक है, निमाड़ से जो संबंधित है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ऐसे प्रश्न आपको यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है आपको, रामाजी रैया नी रेल जाती रही, ये मालवा से आपको पूछा गया था। ये प्रश्न आप देख रहे हैं ये। और एक और क्या प्रश्न आपसे पूछा गया था? ये पूछा गया था, डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि कहा किसको कहा है? तो ये भी आपका मालवा से संबंधित थे। अब हम 2024 में चलते हैं। 2024 में देखिए मालवा से क्या प्रश्न पूछा गया था? कुछ लोक साहित्य से पूछा गया था। ये पूछा गया था आपका। तो मैं ये जहाँ से पूछा गया जो पुस्तक है, उस पुस्तक का मैं आपको संदर्भ दिखाऊँगी, किस पुस्तक से पूछा गया। कोशिश करूँगी जितने प्रश्न हैं, सबके उत्तरों का संदर्भ सहित आपको दिखा दूँ कि किस-किस पुस्तक से ये पूछे गए थे, और हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं पुस्तकों का संदर्भ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और अन्य हम और किसी चीज को नहीं देखेंगे। उन तीन मैंने जो पुस्तकें छाटी हुई हैं वो 3 पुस्तकें हैं, और कोशिश करेंगे कि उन्हीं तीनों पुस्तकों में सामंजस्य बिठा के हम क्या करें, हम अपनी आगे की तैयारी करें। क्योंकि जैसे मान लीजिए क्षेत्र है या आपका संगीत है या गीत है या नाट्य है, तो क्या होगा, एक ही जैसा समय होगा, तो हम उसको मिला के चलेंगे। एक आपसे प्रश्न पूछा गया था लोक दृष्टि से उदयन की कथा, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। और म्हारो नाम वाले है कि मालवा से पूछा गया था। तो ये प्रश्न थे जो मालवा से पूछे गए थे। अब मैं बताती हूँ आपको कि कहाँ पूछे गए थे। चूँकि ये निमाड़ से था, लेकिन मुझे इसी पुस्तक में मिल गया था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रख लिया है कि इस पुस्तक से ये भी प्रश्न पूछा गया था, निमाड़ी के बारे में पूछा गया था। हाँ, तो जो मैं आपको बता रही थी कि प्रश्न कैसे-कैसे पूछे जाते थे, तो थोड़ा-सा ये वीडियो अगर 5-10 मिनट का लंबा हो जाएगा, उसी के अंतर्गत मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले जो मैं आपके लिए संदर्भ ले रही हूँ, वो है, ये पुस्तक का नाम है, ये मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तक है, जिसका नाम है हिंदी नाटक निबंध तथा स्फुट गद्य विधाएं एवं मालवी भाषा साहित्य। बहुत अच्छी पुस्तक है। जितने भी आपके प्रश्न होंगे, सब कुछ इसमें करीब करीब 90% आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी पुस्तक का नाम है, ये डॉक्टर श्याम परमार की है, और ये आपको
ऑनलाइन देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। मालवी और उसका साहित्य, दो पुस्तकें हैं श्याम परमार की। एक पुस्तक है मालवी और उसका साहित्य, और एक पुस्तक है उसका नाम है मालवी का लोक साहित्य। जो मालवी का लोक साहित्य है, ये जो पुस्तक है, ये इसकी इसके जो पृष्ठ क्रमांक है वो है करीब करीब आप यहाँ देखेंगे 521। ये पुस्तक बड़ी है, वो पुस्तक छोटी है। जो श्याम परमार की मैं बता रही हूँ, एक और वो वाली कौन सी, अ, इसके पूर्व में मैंने जो आपको बताया वो आपकी क्या है, मालवी और उसका साहित्य। ये क्या है, ये कम पृष्ठों की है, ये करीब करीब आपकी 125 पृष्ठों की संख्या। तो अगर आपको सरसरी में अगर देखना है तो आप इस पुस्तक का संदर्भ ले सकते हैं, पर इसमें चीजें बहुत कम दी हुई हैं। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि इसकी पृष्ठ संख्या भी कम है, 127 है। तो इसमें क्या है, इसमें जो सामग्री है वो कम है, लेकिन जो ये 527 527 521 इस पुस्तक की मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इस पुस्तक को जरूर देखें। तो मेरे अनुसार अगर आप देखेंगे तो मैं दो पुस्तकों की सलाह दूंगी आपको। एक तो जो मालवी लोक साहित्य है डॉक्टर श्याम परमार की, 521 पृष्ठों की, एक ये वाली। और एक मैं आपको बोलूंगी कि आप ये वाली पुस्तक देखें, कौन सी, हिंदी की, जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा जो प्रकाशित है, इस पुस्तक को आप देखिए। तो दो पुस्तकें देखेंगे तो मेरे अनुसार, अगर जितनी मेरी समझ है 2022 का और 2024 का मैंने पेपर देखा है, तो उसके अनुसार मुझे ये दो पुस्तकें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब देखिए, एक बार मैं आपको पुस्तकें दिखा दूं, पुस्तकों में क्या क्या पाठ्य सामग्री दी हुई है ये दिखा दूं। उसके अनुसार जब भी मैं आपको कोई प्रश्न करवाऊंगी, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा मध्य प्रदेश में जो मालवा का क्षेत्र कौन सा है। आपको एक प्रारूप बता दूं मैं, हम देखेंगे सबसे पहले कि मालवा का क्षेत्र क्या है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, कौन कौन से जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, ये हम देखेंगे। फिर उन जिलों में दूसरी कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। जब उपभाषा का विभाजन हम करेंगे, उपभाषा का विभाजन करेंगे, तब हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, और उनके साथ कौन कौन से जिले और कौन कौन सी भाषाएं उसमें क्या होती हैं, उसमें मिलकर दूसरी एक स्वरूप बनाती है, वो हम देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, सीमाएं देखेंगे। ठीक है, किस किस राज्य से, कुछ राज्यों से भी लगी हुई हैं और कुछ अन्य जिलों से लगी हुई हैं, ये सीमाएं देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गीत, गीत और गीत के बाद हम देखेंगे संगीत। संगीत हम क्यों देखेंगे, क्योंकि जैसे आपने अगर प्रश्न पत्र का अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा, पिछली बार 2022 में आपसे रेकड़ी वाद्य यंत्र पूछा गया था उसके बारे में, और इस बार जो आपका था वो ढाक, जो ढाक होता है, ढाक वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया था, इसलिए हम संगीत भी देखेंगे। उसके बाद हम नृत्य देखेंगे, नृत्य के बाद हम देखेंगे जो हमारे लोक नाट्य हैं, लोक नाट्य को हम देखेंगे, कवि देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे। और उसके बाद हम गद्य गद्य विधा में भी उसको देखेंगे। तो और संदर्भ ग्रंथ भी देखेंगे। संदर्भ ग्रंथ कैसे, कि मान लीजिए हमारी जो हम पाठ्य सामग्री पढ़ रहे हैं उसमें अगर कुछ छूट जाता है, तो एक कुछ पुस्तकों की मैं आपको संदर्भ ग्रंथ की सूची दिखा दूंगी। उसमें बहुत सारे पुस्तकों के नाम है, बहुत सारे व्याकरण ग्रंथ के नाम है, बहुत सारी ऐसे संदर्भ है आपको, जो आपकी इस मालवा के आधार पर आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। तो आप एक एक बार उनको देख सकते हैं। तो इस जो जो मैंने ये पूरा प्रारूप बताया आपको, हम इसके अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ्य सामग्री दिखा दूं। पाठ्य सामग्री के बाद फिर हम एक एक जो हमारा ये शीर्षक है, जैसे पहले हम मालवा क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर हम उपभाषाएं पढ़ेंगे, फिर हम सीमाएं पढ़ेंगे, फिर गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, कवि। तो बहुत, ये जो टॉपिक रहेगा ये बहुत विस्तृत रूप में रहेगा। तो ये काफी बड़ा है, इसलिए मैंने आपको एक स्वरूप बता दिया, और हम जब जब ये वीडियो बनाएंगे तब तक हम आपको स्वरूप बताते रहेंगे, ताकि ताकि आपको एक आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो पढ़ाई का स्वरूप है वो क्या है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, संदर्भ दिखा दूं। तो ये पहली पुस्तक है, और पहली पुस्तक में यहाँ मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये जो कुछ संत पीपा हैं। तो क्योंकि इस पुस्तक में इसका प्रारूप भी यही था, तो संत पीपा क्या है, इनके बारे में बहुत बहुत अच्छे से बिल्कुल विस्तार से दिया हुआ है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, आपको जो मुझे बताना, मालवा का इतिहास बताना है। तो करीब करीब हमारे 7-8 जो विशेष कवि है मालवा के, उनके बारे में इस पुस्तक में विस्तार से दिया हुआ है। जैसे नरहरि पटेल हैं, पीपा हैं, मदन व्यास हैं, आनंद राव दुबे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में विस्तार से दिया हुआ है। तो वो हम
अलग से देखेंगे, सबसे अंत में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ से जब हम क्षेत्र पढ़ लेंगे, क्षेत्र के बाद हम उपभाषाएं देखेंगे, उपभाषाएं भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही से हम शुरू करेंगे, मालवी भाषा और उसका साहित्य। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, सबसे पहले तो आपको मालवा और मालवी, जो मालवा क्षेत्र है, मालवी भाषा, इसके बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। उसकी वजह से मैं आपको बता रही किसके पृष्ठों में क्या क्या दिया है मैंने। और जो मैं आपको बता रही थी संदर्भ में, मैं आपको बताऊंगी 2024 में ये पंक्तियां दी हुई थी और पूछा गया था ये पंक्तियां किसकी है, और ये साक्षात यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पंक्तियां किसकी हैं। और भी बहुत सारी मैं आपको दिखाते जा रही हूँ जो जो प्रश्न आए थे। कुछ कुछ में जब मैं पुस्तक का अध्ययन कर रही थी, क्योंकि जब मैं इस पुस्तक का अध्ययन कर रही थी तो एक बार कुछ ऑनलाइन में दिक्कत हो गई थी, तो फिर वो जो मैंने मार्क किया हुआ था वो सब खत्म हो गया था। ये दोबारा पुस्तक पढ़ी गई थी, उसके कुछ मार्क्स हो पाए हैं, कुछ नहीं हो पाए, तो वो भी मैं कुछ कर लूंगी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, महत्वपूर्ण चीजें। हाँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है मालवा और निमाड़ को संलग्न कर दिया गया है, पर आप मालवा भी देखिएगा, निमाड़ के बारे में हम अलग से आपके लिए लेकर आएंगे। तो पूरा डिटेल में दिया हुआ कैसे मालवा क्षेत्र में कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से शासक थे, उन्होंने क्या क्या विशेष कार्य किए, कौन कौन से मंदिर बनवाए। और एक और प्रश्न आपका यहाँ पर आया था, उदयन की कथा किससे संबंधित है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चूंकि हम मालवा के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहीं से उदयन की कथा का संबंध है। तो ये भी इतिहास है, तो इतिहास इसलिए भी हमको पढ़ना जरूरी है। तो ये पुस्तक बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। किस किस राजा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, केंद्र देखिए, शक्ति का केंद्र क्या था, रोड़ा कवि जो हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल में हम देखते हैं तो उनका मालवा से क्या प्रभाव था, ये सब कुछ यहाँ इतिहास में यहाँ पर हमको दिखता है। बहुत सारे कालिदास है, राजशेखर है, राजशेखर से काव्य मीमांसा से पूछा गया था। जब आप इसको पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो राजशेखर और काव्य मीमांसा का कई बार उल्लेख आएगा। मालवा में जो 5 लोक नाट्य है, महत्वपूर्ण लोक नाट्य है, उसके बारे में आएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी है। ये एक आप देखिए चंद्रमुखी का नाम यहाँ पर आता है, और ये आपको 2024 का जो आपका पेपर है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ 2024 का आपका तो वैसे नहीं पूछा गया था, लेकिन एक जो विकल्प है, विकल्प में दिया हुआ था। कैसे दिया हुआ था, आपसे पूछा गया था कि बुंदेली ये 2024 नहीं 2022 के पेपर में दिया हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो कवि है या रचनाकार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ताकि अगर उनसे प्रश्न आता है तो ठीक है, अगर प्रश्न नहीं आता है तो कम से कम आपको ये पता हो कि ये तो बिल्कुल भी उस क्षेत्र से नहीं संबंधित है। एक बार मुझे प्रश्न दिख जाए, तो उसमें चंद्रमुखी का नाम था, और मैंने उसको क्या किया था, एक मिनट यहाँ पर, तो अभी जैसे प्रश्न आता है मैं आपको दिखाती हूँ, तो उसमें यही पूछा गया था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विंध्य, विंध्य का मतलब क्या होता है, विंध्य का मतलब होता है हमारा जो बघेलखंड का क्षेत्र है उसको हम विंध्य कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से जो है विंध्य से संबंधित है, कौन से संबंधित नहीं है। अगर आपको ये पता होगा, जैसे यहाँ पर, ठीक है, कौन से विंध्य से संबंधित है कौन से नहीं, तो इस इसके अनुसार आप क्या कर पाएंगे, कुछ प्रश्नों को टिक कर पाएंगे और कुछ प्रश्नों को क्रॉस कर देंगे आप, ठीक है। मुझे वो प्रश्न नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में है, उसमें चंद्रमुखी का नाम आया था, इसलिए जैसे ही वहां पर आया, जब मैंने पुस्तक पढ़ी और जैसे ही वहां पर नाम आया, तो मैंने वहां पर क्या किया, मैंने वहां पर उसको हाईलाइट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि दिन भर हम अभी यही कर रहे हैं मालवई के बारे में। ये देखिए, ये प्रश्न मैं आपको बता रही थी। हाँ, देखिए, आपसे प्रश्न ये पूछा, कैसे आप क्रॉस कर सकते हैं प्रश्न को, कैसे आप हटा सकते हैं। मान लीजिए आपको इसका इसका उत्तर नहीं पता है, बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा में वृहत्रयी किसे कहते हैं। तो देखिए, जो हरीश निगम थे ये भी मालवा से संबंधित थे, तो ये तो बुंदेली से नहीं हो सकते। चंद्र सखी, चंद्रमुखी, ये भी आपके कहाँ से संबंधित है, ये आपके संबंधित है मालवा से, तो ये भी नहीं हो सकते। अब रहे इसुरी, बैजू और मूलचंद, तो इसमें जो बैजू थे ये भी आपके बुंदेली से संबंधित नहीं थे, या इनमें से। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप छोड़ भी दे तो इसमें दोनों में तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रही थी, तो आपको सबके बारे में पढ़ना क्योंकि पेपर में आता है। तो यहाँ हमने क्या किया, चंद्रमुखी, ठीक है, ये यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया है। और बहुत बहुत सी चीजें हमने यहाँ पर हाईलाइट की हुई है जो मुझे लग रहा था। जो माच के कलाकार हैं, ठीक है, माच के कलाकार जो अभी नहीं पूछा गया है वो पूछ सकता है। माच के कलाकार जो बहुत प्रमुख प्रमुख थे उन सबके नाम यहाँ पर है, यहाँ तक है। तो जब मैं आपको एक
क्रम से पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये इसी पुस्तक का संदर्भ देके, चूंकि मैं अभी आपको ये बता रही कि जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ वो आपको इससे लिया जाएगा। काव्य मीमांसा आपसे पूछा गया था चंद्रशेखर की, वो भी इसमें मिल जाएगा इसी में। अब यहाँ पर आप देखिए उपबोलियां, मालवी और उनकी उपबोलियां, मालवी और उनकी उपबोलियां बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा दिया हुआ है। तो यहाँ पहले एक हम संक्षिप्त रूप में देखें तो मालवी की प्रमुख उपबोलियों में विभाजन कैसे किया गया, केंद्रीय, सोंदवाड़ी, रजवाड़ी, दशोरी, दशुपुरी, उमटवाड़ी और भीड़ी। अब जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें क्या बताएगा, बताया ना मैंने, जैसे बहुत विस्तार में दिया हुआ। तो केंद्रीय और आदर्श बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव है, क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये सब कुछ इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि फिर इसमें काफी ज्यादा विस्तार से दिया है संज्ञा रूप वचन, तो ये हमको नहीं पढ़ना है, ये हमको नहीं पढ़ना है। पुरुष, क्रियापद, ये हमको नहीं पढ़ना, जो जो इसमें हमको प्रमुख लगेगा हम वो पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि कौन कौन से इसमें रचनाएं थी, ठीक है, और किस किस कवि ने इस भाषा में जो उपभाषा है इसमें काम किया, ठीक है। कहावतें, मालवी में कहावतों को केवात या केवाड़ा कहा जाता है, ये जो मुझे प्रमुख लगा तो मैंने इसको क्या कर लिया, इसको हाईलाइट कर लिया। सौंदवाड़ी में यहाँ पर देखिए इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से दिया हुआ है, तो इसमें हम केवल मुख्य मुख्य चीजें पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ बोली जाती है। इसको हम जो हमारा मध्य प्रदेश का जो नक्शा है, ठीक है, उसमें भी हम देखेंगे यहाँ पूर्व में और पश्चिम में। तो जैसे मान लीजिए सौंदवाड़ी कहाँ बोली जाती है, भीली कहाँ बोली जाती है, उमटवाड़ी कहाँ बोली जाती है, ये भी हम उसके हिस्से से देखेंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कुल मिलाकर सौंदवाड़ अंचल मध्य प्रदेश के 5 जिले, जिसमें शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर और राजस्थान के झालावाड़। तो राजस्थान छोड़ भी दे हम तो यहाँ हमको मध्य प्रदेश का पता होना चाहिए। आगे देखिए, अच्छा इसमें तो मैं पहले इस पुस्तक को दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको 2 और पुस्तक दिखाऊंगी। उसमें क्या बहुत कुछ चीजें उसमें है जो इस पुस्तक में नहीं है, 2-3 चीजें हैं जो उस पुस्तक में है, क्योंकि चूंकि वो पुरानी पुस्तक है, श्याम परमार द्वारा लिखी गई है, तो कुछ बहुत अच्छी चीजें उसमें भी दी हुई हैं। 521 वाले जो पेज है, 527 521 वाली जो पेज है की पुस्तक है, उसमें बहुत सारी चीजों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। रजवाड़ी में देखिए इसको रांगड़ी भी कहते हैं, ठीक है, इसको रांगड़ी भी कहते हैं। इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जो हमको प्रमुख प्रमुख लगेगी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। रतलाम जिले का भाग शुद्ध रजवाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है। इस तरह से हम प्रमुख प्रमुख, कम से कम जैसे मान लीजिए एक एक टॉपिक हो गया, एक शीर्षक हो गया हमारा दशोरी या दशपुरी मालवा की उपभाषा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 करीब करीब हम कोशिश करेंगे कि हम 5-5 पॉइंट इसमें 5-5 जो इसके मुख्य मुख्य विषय हैं उनको बस हम पढ़ें, ताकि हमारे लिए जो हमारे पाठ्य सामग्री है वो ज्यादा ना हो जाए। अगला देखिए, आप इस वीडियो को एक सरसरी तौर पे देखिए, दूसरे वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से करेंगे। मैं आपको यहाँ यह बता रही हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है। भीली में देखिए, भीली भीली चूंकि ये भीली हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो हमारा इकाई 10 है उसमें क्या बोला गया है कि लोक साहित्य, और लोक साहित्य के बाद क्या बताया, जनजातीय साहित्य, इसलिए भीली यहाँ पर बहुत प्रमुख है और हम यहाँ पर इसको भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर उमटवाड़ी है, ठीक है, उमटवाड़ी के बाद कहाँ प्रमुख रूप, जैसे आदर्श मालवी है उज्जैन में बोली जाती है, आपकी उमटवाड़ी है राजगढ़ में बोली जाती है, और अभी हमने क्या देखा था उसके पहले कहाँ मुख्य रूप से बोली जाती है वो हमें यहाँ पर देखना है, रतलाम में बोली जाती है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखेंगे, अभी हमारा ये चल रहा है थोड़ा सा यहाँ निमाड़ी है, तो निमाड़ी को अभी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अभी हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। अभी हम निमाड़ी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हौच पौच हो जाएगा। जब हम निमाड़ी पढ़ेंगे तो हम एक एक लाइन से हम केवल क्रम से निमाड़ी ही देखेंगे, अभी हम निमाड़ी यहाँ पर नहीं देखेंगे। निमाड़ी को छोड़ दें, निमाड़ी के बारे में तो हम फिर देखेंगे, चूंकि यहाँ निमाड़ी इस पुस्तक में इसलिए दिया हुआ है ताकि आप निमाड़ी और मालवी में अंतर स्थापित कर पाए, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इस पुस्तक में निमाड़ी दिया क्योंकि कुछ कुछ चीजें इसमें समान है, कुछ कुछ चीजें असमान है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर निमाड़ी का यहाँ पर वो दिया हुआ है, विभाजन दिया हुआ है कि कैसे कैसे है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मालवी साहित्य के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अब ये क्यों जरूरी है पढ़ना, किस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रही हूँ प्राचीन काल और मध्यकाल, क्योंकि प्राचीन काल के जो कवि होंगे उनकी रचनाएं होंगी और विशेषताएं होंगी, क्योंकि पूछा जाता है प्रश्न में।
तो यहाँ हम देखेंगे फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में हम कम देखेंगे, फिर अब एक एक रचनाकार को जो 7-8 मैंने बताए उनको हम विशेष रूप से अलग, उनका एक है इसी पुस्तक में, इसी पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ, हम उस पर देखेंगे। तो जैसे प्राचीन काल है, अब इसमें हमको क्या क्या देखना है, थोड़ा सा स्वरूप देखना है कि उस समय क्या क्या स्थितियां थी, क्या क्या इतिहास में चीजें थी। फिर हमको थोड़े थोड़े कवि देखने हैं कि इनका प्रभाव रहा, चूंकि अब सरहदपात को हम मालवी का कवि नहीं कह सकते, लेकिन प्रभाव उनका क्या रहा वो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। एक 5-5 मैंने जैसे आपको बताया कि हम 5-5 पॉइंट ही देखेंगे, तो वही हम देखेंगे। तो जैसे धनपाल हो गए, मुनिदेव सेन हो गए, यहाँ पर देखिए क्या महत्वपूर्ण है, मालवा क्षेत्र के निवासी मुनिदेव सेन। ये आप जानते हैं देवसेन का नाम हम हिंदी इतिहास में देखते हैं जैन कवियों के अंतर्गत। तो 10वीं सदी के पूर्वार्ध में पार्श्वनाथ मंदिर में बैठकर अनेक ग्रंथों की रचना की, और उन्होंने 933 ईस्वी में दर्शन सार ग्रंथ की रचना की। तो चूंकि ये मालवा क्षेत्र से संबंधित थे, इसलिए इनका नाम आता, तो हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि जैसे मैंने राजशेखर का नाम भी बताया तो वो भी हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित थे, इसलिए। जैसे ये हैं महाकवि धनपाल, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो परमान नरेश हर्षदेव और मुंज के युग, मालवा में रहते हुए प्राकृत कोश, प्राकृत लक्ष्मी की रचना की। तो कुछ कुछ 5-5 पॉइंट हम यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। धनपाल ने स्वयंभू की कृत पयुम चरयू से प्रभावित होकर भविष्यत कथा की भी रचना की थी। तो कुछ कुछ प्रमुख प्रमुख चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। महाकवि स्वयंभू, ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ, तो हम थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पर देखेंगे। ये प्राचीन काल के संदर्भ में हो गया। आचार्य देवसेन का नाम भी यहाँ पर आ रहा है, रोड़ा कवि का नाम भी यहाँ पर आ रहा है। ये एक प्रकार से हम आदिकाल के संदर्भ में देखें। शुभ शील गणी का नाम यहाँ पर आ रहा है, उनकी रचनाओं का नाम यहाँ आ रहा है, संत पीपा जी का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर अब ये शुभशील गणी और संत पीपा जी, ये हमको किसकी दृष्टि में मिल रहे हैं, ये हमको मिल रहे हैं मध्यकाल की दृष्टि में मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रमुख जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, संत हैं, विशेष व्यक्तित्व हैं, वो हमको यहाँ पर दिखेंगे। मालवा के निर्गुण संत, फिर यहाँ पर भी निर्गुण और सगुण दो आ गया था, तो वहां पर मल्लीनाथ जी, ठीक है, संत बाबा लाल, संत जग्गा जी, बाबा हरिदास, संत पूरणदास, संत हीरादास, गंगादास, अहिदास, बख्शी टेकचंद। तो सबको आपको याद नहीं रखना, लेकिन एक बार आप सरसनी नजरों से इसको देख सकते हैं, यहाँ पर सबके नाम देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न, जब आप इसको बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रश्न जो आपके पूछे गए थे वो आपके इस पुस्तक से आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारा मध्यकाल का हम देख रहे हैं। अब मध्यकाल के बाद हमें जो देखना है वो देखना है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसमें आपको चंद्रमुखी का नाम भी दिखेगा। आधुनिक काल देखिए यहाँ पर, ये है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में देखिए यहाँ पर कि 1850 और 60 के दशक का जो समय थे, वहां से हम आधुनिक काल का वहां से हम प्रारंभ मानते हैं। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, जो अंग्रेजों के प्रति जो मालवा क्षेत्र के निवासी थे, महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में क्या क्या अपना योगदान दिया, वो सब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिया हुआ। तो एक सरसरी नजरों से हम उनको देख लेंगे। जैसे खाज्या नाग वगैरह है, इनके बारे में पहले पेपर में भी पूछा जाता। तो ये जो इकाई है आपकी, ये आपकी पहले पेपर के लिए भी बहुत काम करेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें प्रमुख प्रमुख क्या है। प्रमुख जैसे कि आपके सूर्य नारायण व्यास हैं, पन्नालाल शर्मा नायाब है, इनके बारे में दिया हुआ है। प्रमुख रचनाएं इनकी यहाँ पर दी हुई हैं, अलग से हम पढ़ेंगे इनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण है। युगल किशोर द्विवेदी, ठीक है, और प्रमुख प्रमुख रचनाएं भी दी हुई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे जो रचनाकार है और उनकी जो प्रमुख प्रमुख रचना है, इसी में आपको दिखेगा मदन लाल व्यास की कौन सी, मारो नाम बाल्या है, और आनंद राव दुबे की रामाजी रैया नहीं जेल रेल जाती रही, ये भी आपको दिखेगा। तो इस तरह से भावसार बा, ये प्रश्न पूछा गया है। मतलब आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछा गया था, लेकिन आपके विकल्प में ये था, ठीक है। भावसार बा, भावसार नाम का नाम पूछा गया, टीकमचंद भावसरबा, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूछा गया था ये प्रश्न। आगे हम देखते हैं, ये मोती वे राणा, ये बहुत प्रमुख रचना है, ठीक है। सिद्धेश्वर सेन, ये बहुत मार्च के जब हम
कलाकारों में देखते हैं तो सिद्धेश्वर सेन का नाम आता है, आनंद राव दुबे यहाँ पर। और इनकी जो प्रमुख रचना है ये आपसे पूछी गई थी, रामाजी रह गया, निरेल जाती रही, ये वाली। आगे देखिए इसी में आपको मदन मोहन व्यास का भी मिलेगा, पूनम चंद्र सोनी यहाँ पर। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें लगभग लगभग आपको संपूर्ण जो आपका मालवा साहित्य है, और चूंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये पुस्तक क्योंकि मध्य प्रदेश अकादमी द्वारा, ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित है। तो कल को मान लीजिए कोई भी अगर आपको आपत्ति लगानी हो किसी प्रश्न में, अगर आयोग ने उसको गलत दे दिया है, तो आप इस पुस्तक के संदर्भ लेकर, इस पुस्तक का संदर्भ लेकर आप क्या कर सकते हैं, आप आपत्ति लगा सकते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था और ये भी यहाँ पर दिया हुआ। हरीश निगम जो मैं वहां पर आपको बता रही थी बुंदेली परंपरा में, तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि जो हरीश निगम है वो मालवा से संबंधित है। ठीक है, इस इस तरीके से घुमा घुमा के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो रचनाकार है वो किस किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। नरहरि पटेल, इनको तो अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बाल कवि बैरागी, इनका भी नाम आया हुआ है, ऑप्शन विकल्प में आया हुआ है इनका नाम। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछा गया पर विकल्प में आया हुआ। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो विकल्प में दिया हुआ उनमें से प्रत्येक चार में से कम से कम दो तो हमें पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए, यह है, अभी बहुत है बाल मुकुंद रघुवंशी। और तो हम मुख्य मुख्य पढ़ेंगे जो इस पुस्तक में मुख्य रूप से दिए हुए हैं, हम केवल उन्हीं उन्हीं को पढ़ेंगे। तो कौन कौन से दिए हैं, तो अगर हम मध्यकाल में देखें तो संत पीपा दिए हुए हैं हमें इस पुस्तक में। करीब करीब आपको आठ आठ रचनाकारों की सूची दी हुई है। सूची मतलब कि विशेष रूप से उनके बारे में एक एक पेज, डेढ़ डेढ़ पेज दिया हुआ है, तो हम उन्हीं को ही देखेंगे। देखिए, परमा, शर्मा, अमन। अब इसके बाद इनके बारे में आप बहुत विस्तार से ना पढ़े, पर कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये मालवा से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बता रही थी। तो मैं आपको इसका जो नोट्स है वो भी करवाऊंगी, पर एक बार दिखाना चाहती हूँ आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम संदर्भ कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे इससे खुद अपने लिए एक नोट्स बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। पर इसमें क्या क्या है मैं आपको ये सारी चीजें अभी दिखा दूंगी। तो ये तभी हमारे आधुनिक काल के जितने बहुत सारे हैं, आधुनिक काल के जितने भी रचनाकार हैं ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं, उनकी रचनाएं दी हुई हैं, और कुछ पंक्तियां जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो सब यहाँ पर दी हुई है, और उनके बारे में अगर कोई विशेष बात है तो वो भी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मालवा के रहने वाले अनेक कवियों गद्यकारों ने मुक्तः हिंदी में सृजन और शोध करते हुए समय समय पर मालवी कविताएं की। और ये बहुत सारा यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर नाट्य साहित्य में ये पूरा देखिए, ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये सब महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। पूरे इस पे इस पृष्ठ में आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रचनाकारों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनके बारे में दिया गया है। फिर मार्च के बारे में, अब जो इसके बाद फिर मार्च के बारे में यहाँ से शुरू हुआ जो नाट्य साहित्य है, तो खास तौर पे मार्च साहित्य के बारे में यहाँ से शुरू हुआ है। अब ऊपर हम मार्च साहित्य के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से जो प्रमुख कलाकार थे, जैसे माच गुरु सिद्धेश्वर सेन, और आपको बाबू, यहाँ पर गुरु गोपाल जी का नाम यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, कालू राम का नाम आपको दिखेगा, राम किशन जी, बाल मुकुंद जी, इनका नाम विशेष विशेष रूप से यहाँ पर दिखेगा। तो माच कलाकारों के नाम भी हमको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। क्योंकि ये प्रश्न अभी नहीं पूछे गए हैं, तो हो सकता है अगले बार आपसे आपके जो परीक्षा से पूछा जाए, पेपर 1 में या पेपर 2 में पूछा जाए आपसे। ये हमको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है गद्य साहित्य, क्योंकि अभी हमने पद्य देखा। अब गद्य साहित्य में क्या क्या प्रमुख प्रमुख कवि थे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, यहाँ पर आप देखते हैं सबसे कौन है मुख्य प्रमुख इसमें, पन्नालाल नायाब जी। ठीक है, और उनकी कौन कौन सी जो प्रमुख रचना थी वो भी हमको देखना पड़ेगा। मासिक पत्रिका देखनी पड़ेगी कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिए वीणा है, वीणा वाणी, ये हमको देखना पड़ेगा कौन कौन सी क्षेत्र से निकली। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर, ये है हमारा गद्य साहित्य, पूरा हमारा गद्य साहित्य, चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल, राधेश्याम पाठक, अरविंद नीमा, तेज सिंह गौड़, विश्व। तो हम इसमें उन लोगों को देखेंगे जिनकी रचना बहुत ज्यादा प्रमुख है, जिनको पुरस्कार मिला हुआ है, उनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो हम अधिकतम उनको ही देखेंगे।
ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक पूरी पुस्तक को एक छोटे से नोट्स में बदलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये तो चूंकि निमाड़ का है तो निमाड़ का हम छोड़ देंगे, निमाड़ का हम अगले जब हमारा निमाड़ का चालू होगा, क्योंकि संत सिंगा जी हमारे निमाड़ के अंतर्गत आते हैं। पर अधिकतम मालवा और निमाड़ का जो पाठ्य सामग्री है उसको एक साथ देखते हैं। निमाड़ के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है, जैसे अभी आपको मैं बता रही मालवा का, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी निमाड़ का, और ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी आपका बघेल और बुंदेल का। अब यहाँ पर देखिए एक प्रारूप में आप बस आपको दिखा रही हूँ। मदन मोहन व्यास, ऐसे ही हम आनंदराव दुबे का देखेंगे, ऐसे हम नरहरि पटेल का देखेंगे, ऐसे हम श्रीनिवास जोशी का देखेंगे, ऐसे ही हम संत पीपा का देखेंगे, ऐसे ही हम करते सबको देखेंगे। तो करीब करीब देखिए 2 पेज 1.5 पेज ऐसे ही आपको मिलेगा। तो हमको क्या देखना है, थोड़ा सा हम यहाँ पर जन्म देख लेंगे, कब उनका जन्म हुआ, किस जिले में हुआ, ठीक है। विशेष रूप से उनके माता पिता का नाम नहीं देख पाएंगे, उतना हमको जरूरी नहीं लगता। कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले हैं वो हम देखेंगे, कौन कौन सी उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हम देखेंगे। जैसे ये संग्रह है ना, हस्तो गातो म्हारो देश, चूंकि अब मनन मोहन व्यास से पूछा गया है, हो सकता प्रश्न का प्रारूप बदल दिया जाए, आपको मिलान करने को दे दिया जाए कि यहाँ मदन मोहन, यहाँ आनंदराव दुबे, यहाँ हरीश निगम और यहाँ नरहरि पटेल, और उनकी रचनाएं सामने दे दी जाए और बोली जाए कि आप मिलान कीजिए। तो इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो आपको ये प्रश्न बनना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि म्हारो नाम बाल्या है के अलावा उनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जब हम ये वाला विशेष रूप से इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमको सब कुछ उनके बारे में मिल जाएगा। ये देखिए कुछ रचनाएं भी यहाँ पर दी हुई हैं उनकी, किसकी, मदन मोहन व्यास की। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारी रचनाएं उनकी देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हम देखेंगे किसके बारे में, ये है हमारे हरीश निगम के बारे में, ठीक है। तो जन्म देख लेंगे इनके बारे में, और जो रचनाएं हैं प्रमुख प्रमुख उनकी कविताएं, कुसुम कुंज, हरियालो आंचल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरना सांवली, अपरंज, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ कुछ मैंने जैसे आपको बताया ना, मेरा प्रारूप यही रहेगा कि हम 5 5 जो मुख्य मुख्य टॉपिक है हम केवल उनको ही बस देखेंगे, ठीक है। ये चूंकि उनकी रचनाएं भी संकलित है इस पुस्तक में, लेकिन मैंने रचनाएं नहीं ली हुई हैं। हम रचनाओं में क्या लेंगे, जैसे ये अपरंच है और जतारा है, इस तरीके से हम लेंगे। मोहन सोनी, ठीक है, मोहन सोनी के बारे में हम देखेंगे, उनकी बहुत सारी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो देखेंगे, और किन किन रचनाओं को पुरस्कार प्राप्त है वो देखेंगे हम। आगे हम देखते हैं, ये कौन है आपके, ये हैं आपके शिव चौरसिया। चूंकि ये पुस्तक में मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में, इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी है इनके बारे में। तो चूंकि जो पुस्तक में दिया उनको तो हम विशेष रूप से पढ़ लेंगे। श्रीनिवास जोशी को देखिए, ये बहुत प्रमुख हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत, और इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो इसलिए हम इनको और देखेंगे। तो इसी तरह से मैंने आपको बता दिया। अब और एक दो और हैं रचनाकार, उनके बारे में भी देख लेते हैं। इनकी जो रचनाएं थी, जितने भी थे उनके, जो कविताएं दी हुई थी उनके में जो शब्द दिए हुए थे उनका यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, जो प्रमुख है। अब जो अंत अंत में मालवी साहित्य के बारे में वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो संदर्भ सूची है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको, ये देखिए आपको अभी 2000 आपका जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो आप एक बार ये थोड़ा सा सरसरी रूप में देख लीजिएगा। जो यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ की सूची, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सिप्रा के किनारे, सिप्रा मतलब क्षिप्रा, गजरो, हरियालो आंचल, वीणा, ये क्या है वीणा, ये है पत्रिका है, कहाँ की, मालवा की, ठीक है। और एक यहाँ पर बहुत प्रमुख प्रमुख जो भी दिया हुआ, बहुत प्रमुख प्रमुख दिया है यहाँ पर। तो आप यहाँ से, और अपरंज, हरीश निगम, यहाँ पर मैंने हरियाली आंचल अभी बता दिया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए, रणभेरी, मालवी लोकगीत, मालवी कहावतें,
चिंतामणि उपाध्याय का नाम आप समझ लीजिएगा कि मालवा से संबंधित है। ठीक है। चटक महारा चंपा बहुत प्रमुख है। थोड़ी घड़ी ये भी प्रमुख है। गुलमोरी धरती ये प्रमुख है। यहाँ पर आप देखें जो आपको प्रमुख प्रमुख होगी, यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर गायो गीत, फिर गायो आनंदराव दुबे की बाल कवि बैरागी। मालवी हाइकू, ये मालवी हाइकू और ये आपको बघेली हाइकू में भी दिखेगा। ठीक है, वहां भी हम आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा सा ये जो संदर्भ की सूची होती है ये बहुत ज्यादा प्रमुख हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप इसको भी एक एक बार देख लीजिएगा। 2-3 प्रश्न इससे बन जाते हैं, आपके बने भी हैं, हर बार बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी होती है। मान लीजिए अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, तो आपको बहुत सारी मालवा की जो पाठ्य सामग्री उसका जो एक प्रकार से ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। भीली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। भीली रामायण ये प्रमुख है। तो चूंकि ये जनजातीय साहित्य के अंतर्गत भी आता है ना, तो हमको यहाँ पर देखना होगा। तो भीली रामायण ये देख लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है। कहे जनसिंगा ये तो कई बार हम देख चुके हैं। पिछली बार भी जब हमने नोट्स बनाए थे तो उसमें हमने ये देखा था, कहे जनसिंगा। जमसिंगा जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पुस्तक है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी दोनों से द्वारा प्रकाशित है, इसलिए पुस्तक बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं अगली पुस्तक हमारी कौन सी है। मालवीय और उसका साहित्य। चूंकि ये 127 पृष्ठ की पुस्तक है तो इसमें मैं आपको सरसरी रूप में बता दूं, चूंकि आप खुद ही पढ़ लेंगे, फिर भी चूंकि मैं वीडियो बना रही इसलिए मेरे को आपको बताना ज्यादा उचित रहेगा। इसमें भी क्या है, क्षेत्र है, मालवी का विकास कैसे हुआ, माच के बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार से दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर लोक साहित्य के बारे में दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीजों को क्या किया है, हाईलाइट किया हुआ है। और कहाँ कहाँ मालवी का क्षेत्र है। ग्रियर्सन ने बहुत ज्यादा भाषा के क्षेत्र में काम किया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी मालवी का है। और एक जो मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, ग्रियर्सन ने निमाड़ी को क्या कहा है, निमाड़ी को कहा है दक्षिणी राजस्थानी। क्योंकि ये मालवा के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आया था तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया था। तो ये सब मालवी के बारे में मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बढ़ा के आपको दिखा देती हूँ कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तो फिर इसके बारे में जितनी भाषाएं हैं उसके बारे में है। राजशेखर, काव्य मीमांसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण क्या है कि किस किस महत्वपूर्ण विद्वान ने काम किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक हो गया कौन, हमारे ग्रियर्सन, डॉक्टर चटर्जी यानी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने भी मालवी के संदर्भ में काफी कार्य किए हैं। ठीक है। और मालवी के उपभेद दिए हैं जो अभी हम आपको बताएंगे, हमने पिछली बार भी बताया था। तो इसमें क्या है, इसमें एक प्रमुख चीज क्या है जो उसमें नहीं थी, उस पुस्तक में नहीं थी, डंगेसरी। ठीक है, डंगेसरी उसमें नहीं थी। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हम एक ही पुस्तक से हमें 80% मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका विभाजन देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ, उत्तरी मालवी, दक्षिणी मालवी, पूर्वी मालवी और पश्चिम। तो जब हम ऐसे अगर हम एक नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बांगड़ी कहाँ पर बोली जाती है, इस हिस्से में। और जो आपकी उमठवाड़ी है वो इस हिस्से में बोली जाती है, उमठवाड़ी इस हिस्से में बोली जाती है। पूर्वी पूर्वी मालवी उमठवाड़ी में बोली जाती है। दक्षिणी में क्या बोली जाती है, आपकी निमाड़ी। और जो आपका उत्तर है, उत्तर में सोंधवाड़ी, मंदसौरी, डंगेसरी और रतलाम। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। और इसमें बहुत अच्छा एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा। इसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगी जब मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी। यहाँ पर तो मैं आपको ये बता रही थी कि इस पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ है। माच साहित्य के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो हम देखेंगे। तो जो माच के प्रवर्तक है, यहीं पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं माच के प्रवर्तक है। तो बाल मुकुंद गुरु का जो नाम है वो बहुत ही प्रमुख है। इस बार प्रश्न नहीं पूछा गया है, केवल माच माच लोक नाट्य तक पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर और अंदर से पूछा जाएगा तो इनका नाम जरूर पूछा जाएगा। कितने माच की रचना की है ये पूछा जाएगा इसमें।
कालूराम उस्ताद, राधा किशन गुरु, ये सब माच कलाकार हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं संत साहित्य। संत साहित्य के अंतर्गत दो दो भागों में इसको विभक्त किया गया है, एक पंथी और एक भजनी। तो जो भजनी थे वो सगुण गायन से जुड़े हुए थे और जो पंथी थे वो निर्गुण। यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि पंथी गायन है वो आपका किस क्षेत्र से या किस से, निर्गुण और सगुण दो आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखा आपने, यहाँ पर इस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। अब चूंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से हम हमारी जो संदर्भ हमारे जो संदर्भ ग्रंथ है, मैंने इस तरीके से संदर्भ ग्रंथ लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, हम एक एक शीर्षक लेकर पढ़ते जाएंगे। जैसे पहले हम क्षेत्र देखेंगे, फिर हम बोलियां देखेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे हमारा कौन कौन से गीत हैं, कौन कौन से संगीत हैं, गाथाएं हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ, यहाँ पर देखिए हमें गीत साहित्य में के अंतर्गत क्या क्या मिलेंगे। यहाँ पर हमको गीत साहित्य के अंतर्गत मिलेंगे संस्कार विषयक, धार्मिक, माहवारी, ऐतिहासिक, बच्चों के गीत, विविध गीत और धार्मिक गीत। ये हम सब चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको एक स्वरूप, एक प्रकार से अगर आप देखें तो वो बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रामाणिक पुस्तकों से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ताकि कल को कोई आपत्ति आए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अभी जो आप देख रहे हैं ये किसके बारे में देख रहे हैं, ये 127 पेज की जो पुस्तक थी उसके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं जो 521 वाले पृष्ठ संख्या वाली जो पुस्तक है उसमें क्या है। ये बहुत विस्तार में है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी है। एक बार पुस्तक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको मालवा के क्षेत्र के बारे में बहुत बहुत ज्यादा जानकारी है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ मालवी, उसका मानचित्र और उससे उपभाषाएं। फिर लोकगीत दिया हुआ है, करीब करीब यहाँ पर 100 पेज में आपका क्या है, केवल लोकगीत दिया हुआ है। फिर लोक साहित्य में जो धार्मिक परंपराएं हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक सरसरी नजरों में पढ़ लीजिएगा और बाद में इसको क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। लोक नाट्य बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चूंकि लोक नाट्य में एक तो आपको पता है माच मालवी का लोक नाट्य है, जो प्रमुख लोक नाट्य हैं, लोक नाट्यकार हैं वो देखिएगा, मतलब माचकार है उनके नाम देखिएगा। और कौन कौन सा उसमें संगीत में जो वाद्य यंत्र है वो हमको देखना है, ये हमको देखना है। यहाँ पर वार्ता ये बहुत प्रमुख है, कौन कौन सी वार्ताएं हैं इसमें। तो वार्ताओं में हम क्या देखेंगे, एक पेज है, पृष्ठ है, उस पृष्ठ पे पूरी वार्ताएं लिखी हुई है। ऐसी हम कहानी में देख लेंगे, एक पेज है, कौन कौन सी कहानी, कौन कौन सी कथाएं प्रचलित है, एक पेज में हम उसको खत्म कर देंगे। लोकोक्ति साहित्य थोड़ा सा हम लोकोक्ति साहित्य को हम थोड़ा सा ज्यादा आपको विस्तार से देखेंगे। थोड़ा सा मैं चलती हूँ यहाँ पर लोकोक्ति साहित्य के पास। मैंने बताया आपको 521 पृष्ठ की जो पुस्तक है, तो छोटी पुस्तक नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा विस्तार से दी। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है आपको चिड़ी कांगला की कथा। ठीक है, और आगे आप जाएंगे तो आगे आपको कुछ और कथाएं मिलेंगी, चमत्कार प्रधान कथाएं यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा पशु पक्षियों संबंधी कथाएं, ये बहुत ज्यादा। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, हम मुख्य मुख्य रूप में एक पृष्ठ में ही देख लेंगे। जैसे चिड़ी कांगला की कथाएं और आपकी दशा माता की कथाएं, इस तरीके से हम जो मुख्य मुख्य है वो पढ़ लेंगे। और अगर आपको लगता है तो आप ये पुस्तक स्वयं पढ़ के अपने जो नोट्स है वो खुद बना सकते हैं। लोकोक्ति की साहित्य की रूपरेखा, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको केवात कहा जाता है। ये पूछ सकता है कि मालवा क्षेत्र में जो आपकी लोकोक्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है। फिर थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार, बहुत ज्यादा विस्तार में दिया हुआ है यहाँ पर आप उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। प्रमुख चीज क्या है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। और एक ऊपर छूट गया, मैं वो भी आपको यहाँ पर बताऊंगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कहावत की परिभाषा, ये आप जरूर देखिएगा। इसको क्यों देखिएगा, क्योंकि जो आपका 2024 में एक प्रश्न आया था उसमें ये पूछा गया था कि लोक साहित्य को वेद श्रुति किसने माना है। ये पूरी की पूरी लाइन इसी पुस्तक में दी हुई है, इसलिए मैं इस पुस्तक का जो संदर्भ है आपको दिखा रही हूँ। वेद श्रुति, एक मिनट, यहाँ है 2000
22 का पेपर, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। उसमें पूछा गया और उसका जो सही उत्तर था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वो पूरी पूरी पंक्तियां वो सीधे सीधे यही है। वो भी पंक्तियां मैं आपको उस पुस्तक में भी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ देख के याद आ गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वो भी पूरी पंक्ति, इसलिए जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप जरूर इस चीज को देखिएगा। लोकगीत को आर्यतर सभ्यता की वेद श्रुति किसने माना है? ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको? इसी पुस्तक में मिलेगा। जो पुस्तक मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पुस्तक मैं आपको दिखा रही, इसी पुस्तक में ऐसे ही दिया हुआ पहला प्रश्न दिया हुआ है। वो पहला प्रश्न दिया हुआ है। अभी मैं कोशिश करूंगी कि जब आपको ये पुस्तक खत्म करूं तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, तो ये होगा। तो ये चीजें आप जरूर देखिएगा। अरस्तु और इसने जो मतलब जो प्रमुख प्रमुख है वो बस देख लीजिए। जैसे अरस्तु है तो अरस्तु का प्रमुख देख लीजिएगा। ये भरत मुनि है, किसी विशेष विद्वान ने कहा है तो आप उनको देख लीजिए। जैसा और प्रमुख बात क्या है कि यहाँ जो पहेली होती है उसको पारसी प्याली या प्रहेलिका कहते हैं। ठीक है, कहावतों को केवात कहा जाता है। ये प्रमुख प्रमुख चीज है। हम तो करवाएंगे क्या, लेकिन आपको मैं साक्ष्य दिखाकर आपको एक बार बता रही हूँ कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे हमारे पास संदर्भ है, उपसंहार। तो इसको भी हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको वो दिखा दूं जो मैं अभी आपको कह रही थी कि अब आर्यतर वेद श्रुति वाला। तो बहुत सारी चीजें हमने इससे संकलित की हैं, और क्योंकि मैं इतना मान के चल रही हूँ कि आप पीएचडी नेट सेट क्वालिफाई वाले कैंडिडेट है, तो आप खुद के ही नोट्स बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर संदर्भ दिखा रही हूँ कि आप इस संदर्भ को लेकर के अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। आपको किसी किसी की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी जो एक प्रकार से नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नोट्स आप खरीदेंगे तो जो जो व्यक्ति नोट्स में मेहनत करता है वो अपना शुल्क लेता है। क्योंकि उसका समय जाता है तो अपना शुल्क लेता है। इसलिए आप स्वयं से नोट्स बनाएं, खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर दिया हुआ गीतों का विभाजन दिया हुआ है कि जो संस्कार विषयक में देखिए चरुआ के गीत, करौंदनी के गीत, साध साध के गीत, और जो चाहे विवाह के गीत है, दुरागमन के, इसको हम नहीं देखेंगे। लेकिन जो प्रमुख प्रमुख हैं, जैसे साध के, करौंदनी के और चरुआ के, और आपके यहाँ पर अगरनी के, भरनी या ढाक के गीत, और यहाँ पर देखिए नौरता पूछा गया था। नौरता क्या है? माहवारी गीत है। और सांझी सांझी फूली, गनगौर, कजरिया, यहाँ पर आप देखिए हरदौल, ढोरा मारूरा, और ये प्रमुख प्रमुख यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। देखिए यहाँ पर इसी पुस्तक से लिया गया था। आर्यतर सभ्यता की वेद श्रुति, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको मैंने मार्क भी किया हुआ था आपको दिखाने के लिए, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये पुस्तक बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, और आप स्वयं से अपने नोट्स बना सकते हैं। हम भी आपके लिए बनाएंगे ही बनाएंगे, पर मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वयं ही बनाए। तो ये मैंने आपको दिखा दिया मालवा का, एक बार मालवा का दिखाया है। अब मैं जो अगली बार बनाऊंगी वो मालवा के बारे में ही बनाऊंगी, लेकिन जब निमाड़ी और बुंदेलखंड और बघेली की बात आएगी तब मैं सीधे सीधे आपको जो मैंने एक प्रारूप बनाया हुआ है कि पहले हम क्षेत्र पढ़ेंगे मन नक्शे में, और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से जिले उससे संबंधित हैं, फिर उसकी सीमाएं देखेंगे, फिर उपभाषाओं का विभाजन देखेंगे, फिर लोक साहित्य के अंतर्गत गीत संगीत लोक कथा कहानियां लोक नाट्य, फिर प्रमुख कवियों में, और प्रमुख रचनाकारों में हम गद्य और पद्य दो भागों में बांटेंगे। और पहले पद्य के जो रचनाकार हैं उनको देखेंगे, फिर गद्य के रचनाकार उनको देखेंगे, और अंत में हम देखेंगे संदर्भ ग्रंथ तीनों पुस्तकों के। ठीक है, तो ऐसा मेरा प्रारूप रहेगा। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो चूंकि बड़ा हो गया था समझाने में ही, तो अब हम पढ़ेंगे सिर्फ आपको जो मेन मेन तथ्य हैं वो बस बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बहुत बड़ा है। इंटरव्यू की दृष्टि से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत विशेष रूप से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मालवा क्षेत्र के बारे में बोलने के लिए 10 मिनट बोल दिया जाए तो आपके पास इतना पाठ्य सामग्री, इतनी आपके पास सामग्री होनी चाहिए कि आप मालवा पर 5 मिनट या 10 मिनट बोल पाए। तो इस हिसाब से भी आपको तैयारी करनी है अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने